क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी को खाना चाहिए, क्योंकि खाना ही एनर्जी देता है। बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ को कैरी आउट करने के लिए, यानी कि जो भी लाइफ एक्टिविटीज है, जो भी प्रोसेसेस है जो हम कैरी आउट करते हैं जीवित रहने के लिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से आता है? खाना से आता है। तो ये जो है हम लोगों को मटेरियल जो हम लोग खा रहे हैं, यही मटेरियल, यही फूड मटेरियल हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, बनाता है हमारे शरीर को, और हमारे बॉडी को मेंटेन करता है। तो इस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एवरी लिविंग सेल ऑफ द बॉडी नीड्स एनर्जी। जितना भी हमारे शरीर का सेल है सबको एनर्जी चाहिए। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, देखिए न्यूट्रिशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, और यहाँ कह रहा है कि हर सेल जो है बॉडी का, उसको एनर्जी चाहिए। तो फूड मस्ट बी कैरीड टू ईच एंड एवरी सेल, यानी कि अगर हर सेल को एनर्जी चाहिए, इसका मतलब हर सेल के पास फूड पहुंचना चाहिए। तो द प्रोसेस जिससे कि चाहे तो फूड पहुंचना चाहिए या फिर एनर्जी, डिराइव्ड एनर्जी फूड का पहुंचना चाहिए। तो जिस प्रोसेस से फूड जो होता है कैरिड होता है ईच एंड एवरी सेल को किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं। However, food is not only the thing that needs to be transported around the body. सिर्फ खाना ही नहीं है जो कि इंसान के बॉडी में ट्रांसपोर्टेड होता है, उसके साथ साथ इंसान को ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स है, दूसरे थिंग्स में से इम्पोर्टेंट चीज है जो कि इंसान को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए अपने जीवित रहने के लिए। क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है कंबाइन कर जाता है खाना के साथ और रिलीज करता है एनर्जी। आप लोग अपर क्लास में पढ़िएगा कि ऑक्सीजन प्लस फूड यानी कि ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 मिलकर के क्या करता है? 6H2O प्लस 6CO2 प्लस एनर्जी बनाता है। वही एनर्जी जो रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान, उसी को यूज किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। देखिए यहाँ लिखा है, द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन एंटर्स द बॉडी एंड कंबाइंस विद द फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हम लोग रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्ट के बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन मेनली दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो जैसा कि नाम बता रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब कि इसका ऐसा फूड का मैकेनिज्म है कि ये खुद अपना खाना बनाता है। हेटेरोट्रॉपिक, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, अदर। तो ये ऐसा फॉर्म ऑफ, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, वो दूसरे पे डिपेंड करता है। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाता है सिंपल रॉ मटेरियल से, और इसीलिए उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं।
मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स जो है वो हेट्रोट्रॉप्स है, वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंड करना पड़ता है। तो अब हम लोग आते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हवा से, पानी को टानता है सॉइल से जड़ के मदद से, और उसके पत्तों में, उसके ग्रीन पार्ट्स में, यंग प्लांट्स के ग्रीन स्टेम में क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोफिल की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये जो वाटर एब्जॉर्ब्ड होता है वो जड़ के थ्रू है ना, जड़ से पानी टानता है, और उसके शरीर में, प्लांट्स के शरीर में एक पाइपलाइन है। वही पाइपलाइन जो है आप लोग अपर क्लास में जाकर पढ़िएगा कि वो जाइलम नाम है, उसी के थ्रू जो होता है पानी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे पेड़ में, पूरे पौधे में। और हवा कैसे एंटर करता है, एयर कैसे एंटर करता है, तो स्टोमाटा के थ्रू। पत्तों में छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, है ना, उन होल्स को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, और उसी होल्स के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन एंटर करता, एक्चुअली एयर एंटर करता है, लेकिन उसके ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है इसी स्टोमाटा के थ्रू होता है। तो ये प्लांट जो है रेस्पायर भी करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान इसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और रेस्पिरेशन के दौरान क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक्सचेंज जो होता है स्टोमाटा से ही होता है। यही पत्ता जो है क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में। 6CO2, अपर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि 6CO2 प्लस 6H2O। तो 6CO2 मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 6H2O मिलकर के क्या बना देता है, ग्लूकोज, C6H12O6 एंड 6O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है सेल्स ऑफ द लीव्स में, वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, क्योंकि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसीलिए फोटोसिंथेसिस मेनली दिन के समय होता है। आप लोग अपर क्लास में जाएंगे तो और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। और भी एक्टिविटीज है, और भी पार्ट्स है, डार्क फेज और लाइट फेज होता है फोटोसिंथेसिस में। कुछ स्टेम जैसे कि कैक्टी का, वो कैपेबल है फूड प्रोड्यूस करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट देखिए यहाँ पे किया है हमने, फॉर्मूला जो बताया था देखिए वहां पे दिया है, 6CO2 प्लस 6H2O मिलकर के क्या बना रहा है, सनलाइट, क्लोरोफिल। ये जरूरी है, इसीलिए ऊपर में लिखा गया है एरोहेड पर। ये कंडीशन होता है, किसी भी रिएक्शन के कंडीशन को एरोहेड पर लिखते हैं। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और शुगर जो है कैरिड हो जाता है लीव से प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में। सम ऑफ इट इज यूज्ड टू रिलीज एनर्जी, और बाकी स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट हम लोगों का है कि ग्रीन प्लांट्स आर नॉट द ओनली ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऐसा नहीं है। एल्गी और सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। एल्गी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आप ये सबको देखे होंगे, स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी में हरा हरा जो तैरता हुआ होता है, जिसको हम लोग काई भी कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फूड फोटोसिंथेसिस करने के लिए, खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है।
और हम लोग ये देखेंगे कि इसमें आपके एल्गी में और सर्टेन बैक्टीरिया में और ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल है, इसीलिए वो खाना बना पा रहा है ना। अब हम लोगों को यहाँ पे कहा है एक्टिविटी करने के लिए। क्या एक्टिविटी करने के लिए कहा जा रहा है? ये बताने के लिए कि क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा। जिस पार्ट में, पत्ते के जिस पार्ट में क्लोरोफिल होगा वहीं पर फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लीव्स ऑफ ऐसे प्लांट को लेते हैं, वेरिएटेड लीफ पर, यानी कि ऐसा प्लांट को सेलेक्ट करते हैं जिसका पत्ता 2-3 कलर का होगा, यानी हरा के अलावा और भी उसमें कोई कलर होगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए क्रोटोन या कोयलियस का, इसमें व्हाइट भी होता है, येलो पैचेस भी होता है, ग्रीन भी होता है। इन सच लीव्स द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली इन द ग्रीन पोर्शंस। ऐसे वाले पत्तों में जो दो से अधिक कलर के होते हैं, तो जो हरा पार्ट होगा उसी में जो है क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। हम लोगों को बताया जा रहा है कि एक पत्ता तोड़ लेंगे, ठीक है, ऐसे प्लांट से, प्लेस ए लीफ फ्रॉम सच ए प्लांट इन अ टेस्ट ट्यूब ऑफ अल्कोहल। एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें पहले टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें अल्कोहल ले लेंगे, उसके बाद उस पत्ता को डाल देंगे, फिर एक दूसरा बीकर लेंगे, उसमें पानी भर देंगे, उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को उस बीकर में रख देंगे, उसको ट्राइपॉड स्टैंड पर रख कर नीचे बुनसन बर्नर की मदद से हीट करेंगे। क्यों नहीं हम लोग डायरेक्टली अल्कोहल वाले टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं? क्योंकि अल्कोहल जो होता है हाईली इंफ्लेमेबल होता है, उसमें आग धर लेगा। अच्छा, क्यों हम लोग हीट कर रहे हैं लीफ को अल्कोहल में? इसलिए लीफ को हीट कर रहे हैं ताकि उसका जो पिगमेंट है वो रिमूव्ड हो जाएगा। और हम लोग जब टेस्ट करेंगे, ट्राई टू टेस्ट फॉर स्टार्च विदाउट डूइंग दिस, द कलर चेंज ड्यू टू द स्टार्च आयोडीन विल गेट मास्क्ड, है ना। हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाएगा अगर बिना अल्कोहल में हीट किए हुए, पिगमेंट को बिना हटाए हुए हम लोग एक्टिविटी करेंगे। तो इसीलिए इसको अल्कोहल में हीट करना जरूरी है। जब हम लोग अल्कोहल में हीट कर दिए हैं, है ना, when the alcohol has turned green and the leaf has lost its color, जब हम लोग अल्कोहल में हीट करेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल का कलर ग्रीन हो जाएगा और पत्ता अपना कलर लूज कर देगा। तब हम लोग पत्ते को इस टेस्ट ट्यूब से निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, हीट करना बंद कर देंगे और उस पत्ते को धो देंगे हम लोग वार्म वाटर से। उसके बाद उस पत्ते पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने से पहले, एक्टिविटीज करने से पहले हम लोग दिमाग में नोटिस करके रखेंगे इस बात को, ऑब्जर्व करके रखेंगे इस चीज को कि किस किस पोर्शन में ग्रीन था, है ना। तो अब जब इसको अल्कोहल में हीट करने के बाद निकाले हैं, तो अब इसमें क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन डाल देंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। क्या देखेंगे कि जिस पार्ट में जहां जहां ग्रीन था वही वाला पार्ट जो है ब्लू ब्लैक बदल जाएगा। अब बाकी जो पार्ट जो ग्रीन नहीं था, व्हाइट था या येलो था या हल्का रेड था, वो वाला पार्ट जो है ब्लू ग्रीन क्या सॉरी ब्लू ब्लैक टर्न नहीं करेगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि जहां जहां स्टार्च रहता है वहीं पे ये आयोडीन का सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक चेंज होता है। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में ही हमारा स्टार्च था। और हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा कि स्टार्च बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के समय यहीं पे स्टार्च बना था, यहाँ पर ही स्टार्च बना, इसका मतलब यहाँ पर ही क्लोरोफिल था। तो ये एक्टिविटी प्रूव कर दिया कि अगर क्लोरोफिल जिस पार्ट में नहीं रहेगा वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ बताया गया है एक एक्टिविटी करने के लिए जिसमें कि सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस बात को समझने के लिए
तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट ले लेंगे और उसके एक पत्ता को, किसी एक पत्ता को सेलेक्ट करेंगे और उसको कवर कर देंगे ऊपर और नीचे पेपर से और क्लिप लगा देंगे, पेपर क्लिप लगा देंगे। उसके बाद उस क्या करेंगे, अच्छा ये सब करने से पहले हम लोगों को इस पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में रखना पड़ता है 2-3 दिन तक, ताकि इस पत्ते का सारे स्टार्च खत्म हो जाए। फिर उस पॉटेड प्लांट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, पॉटेड प्लांट का एक पत्ता को सेलेक्ट करते हैं जिसको कि डार्क रूम में रखे थे 2-3 दिन तक, और उसके बाद किसी एक पत्ते पे ऊपर नीचे से पेपर से कवर कर देते हैं और क्लिप लगा देते हैं। अब फिर इस पॉटेड प्लांट को, जिसके एक पत्ता में हम लोग पेपर लगा दिए ऊपर नीचे, उसको क्या करेंगे, धूप में रख देंगे सुबह से शाम तक। उसके बाद शाम के समय क्या करेंगे, इस पत्ते को तोड़ लेंगे, इसके पेपर को, ये जो कवर किए थे इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से इस वाले एक्टिविटी में हम लोगों ने किया था उसी तरह से अल्कोहल में डाल करके हीट करेंगे, और फिर लास्ट में जैसे यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया था स्टार्च के प्रेजेंस का, यहाँ पर भी चेक करेंगे। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जिस पार्ट को हम लोगों ने पेपर से कवर कर दिया था उस पार्ट में तो सनलाइट नहीं पहुंचा, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा। इसी कारण से हम लोगों को जब आयोडीन डालते हैं तो ऊपर और नीचे ये वाला दोनों पोर्शन में ब्लू ब्लैक दिखता है, बीच वाला जो कवर कर दिए थे वहां ब्लू ब्लैक नहीं दिखता है। क्यों? इसलिए ब्लू ब्लैक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ सनलाइट नहीं पहुंचा, हमने इसको कवर कर दिया था। तो ये एक्टिविटी प्रूव कर दिया कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट का होना भी जरूरी है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है हम लोगों का, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह का होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सबसे पहले हम लोग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये पहले ही देख लिया कि बैक्टीरिया और फंगी जो है ये क्या है, यूनिसेलुलर है, एक सेल से बना हुआ होता है, और ये जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया और एल्गी जो होते हैं अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन बाकी जो होते हैं वो नहीं, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। तो वो जो खाना अपना डिराइव करते हैं कहाँ से, सड़े गले हुए चीजों पे। जो चीज सड़ गल रहा होता है, जिनको वो सड़ा गला रहे होते हैं, उसी से वो अपना फूड डिराइव करते हैं। तो हम कह सकते हैं फीड ऑन द डेड एंड द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। फंगी जो है वो भी जो है बहुत टाइप्स का होता है। मशरूम जो है हम लोग खाते हैं, मोल्ड्स जो कि ग्रो करता है ब्रेड पर और रोटन फ्रूट्स पर, और माइल्ड्यू जो कि ग्रो करता है प्लांट्स पे और भीजे लकड़ी वगैरह पे, ये सब भी फंगी है। लेकिन ब्रेड पे होने वाला मोल्ड को, फंगी को हम लोग नहीं खाते हैं, है ना। और फ्रूट्स, रोटन सड़ा हुआ फल जो खराब हो रहा है जिसमें कि भोपड़ी लग गया है, फंगी हो गया, उसको हम लोग नहीं खाते हैं। डैम्प लकड़ी पे जो हो जाता है उसको नहीं खाते हैं। लेकिन एक तरह का मशरूम है जिसको हम लोग खाते हैं, वो भी फंगी है। यीस्ट हम लोग यूज करते हैं वाइन और ब्रेड के बनाने में। जिस तरह से बैक्टीरिया है उसी तरह से मोस्ट फंगी जो है डिपेंड करता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन क्या बताएंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है अपने खाना के लिए, अपने फूड के लिए। अब हम लोगों का क्वेश्चन बनता है कि सेप्रोफाइट्स किसको कहते हैं या सेप्रोट्रॉप्स किसको कहते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं या सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये कैसे अपना खाना डिराइव करता है, वो ब्रेक डाउन कर देता है ऑर्गेनिक मैटर को
फल को सड़ाता है तो उस समय वो क्या करता है, एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है, और वही डाइजेस्टिव एंजाइम या जिस चीज को वो जो भी फूड मटेरियल को डेड एंड डीके कर रहा है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है, और फिर वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम उस फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़े में बदलता है, उसको सड़ाता है, गलाता है, और उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकल रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है ये सैप्रोफाइट्स, और अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, अपने अलाइव रहने के लिए उसी न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है। तो इसलिए सैप्रोफाइट्स जो है जरूरी भी है हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि हम लोग के घरों में या होटल्स वगैरह में जो खाना वगैरह बच जाता है, फेंका जाता है, या खेत व खलियान में या गार्डन्स वगैरह में क्या होता है, जो पत्ता गिरते हैं, फल फ्रूट गिरता है, और भी जो भी पेड़ पौधा का अलग अलग पार्ट झड़ के गिरता है आंधी तूफान में या हवा से, तो उन सबको सड़ने गलने में ये सैप्रोफाइट्स हेल्प करता है। यहाँ तक कि ह्यूमन एक्सक्रीटा और दूसरे एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल को, एक्सक्रीटा को भी ये सड़ाने में, गलाने में हेल्प करता है। इसीलिए सैप्रोफाइट्स को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा गया है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि अगर ये सैप्रोफाइट्स नहीं रहता तो हमारा एनवायरनमेंट जो है इतना साफ नहीं हो पाता, क्योंकि गंदगी जो होता वो जमा होता चला जाता। लेकिन इन सैप्रोफाइट्स की वजह से वो जो है डेड एंड डीके हो जाता है, और क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट साफ हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक या पैरासाइट किसको कहते हैं पहले वो देखते हैं। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर या बॉडी के अंदर रहते हैं और उसी से खाना टानते हैं। जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है उसके न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जिस एनिमल के शरीर पर कोई पैरासाइट रहता है उस एनिमल को होस्ट कहते हैं। जैसे कि लाइस हो गया, जूई जिसको हम लोग कहते हैं, या टिक्स होता है। आप देखे होंगे कि कभी कभी कौ जो है, सॉरी क्या है, क्रो जो है वो क्या करता है, गाय के या भैंस के या पिग के शरीर पे बैठ करके कुछ नोच चुन चुन के खाता है। उसके शरीर से क्या खाता है, वो वही पैरासाइट को खाता है। वो पैरासाइट क्या कर रहा है, उस गाय के, भैंस के या पिग के शरीर पे रह करके वहां से अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। हम लोगों के इंटेस्टाइन में, हम लोगों के बॉडी में जो जोक होता है वो भी एक तरह का पैरासाइट ही है। तो टेप वार्म हुआ, पिन वार्म हुआ, हुक वार्म हुआ, ये सब क्या है, पैरासाइट है। हम लोगों के सर में हेड पर जूई होता है वो भी पैरासाइट है। कुछ बैक्टीरिया और फंगी जो है वो पैरासाइट है, और so are sometimes of amoeba। कुछ अमीबा के टाइप्स भी पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं। बहुत सारा पैरासाइट जो है हम लोगों को डिजीज क्रिएट कराता है, सिर्फ हम लोगों में ही नहीं और दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स में भी डिजीज का कारण बनता है, यानी कि उसी पैरासाइट के कारण बीमारी फैलती है। कुछ प्लांट जो है वो भी पैरासाइट्स होते हैं। एक कॉमन पैरासाइट प्लांट का एग्जांपल है डॉडर, जिसको हम लोग अमरबिल कहते हैं। ये लॉन्ग येलोइश थ्रेड लाइक स्टेम होता है ट्विन अराउंड द प्लांट, और अपना खाना जो होता है उसी से डिराइव करता है। कुछ दूसरे प्लांट जैसे कि मिस्टिल्टो आर पार्शियल पैरासाइट, यानी कि कुछ पैरासाइटिक है आधा, और आधा जो है उसमें पत्ता होने के कारण अपना खाना स्वयं बना लेता है। लेकिन वो जो अपना वाटर और मिनरल्स लेता है वो दूसरे प्लांट से लेता है, इसीलिए वो क्या हो गया, पार्शियल पैरासाइटिक इन नेचर हो गया। देखिए यहां पर दिखाया है डायग्राम हम लोगों को टेप वार्म का, हमारे इंटेस्टाइन में जो होता है पिग के, ह्यूमन के,
और यहाँ पे डॉडर को दिखाया है एक कॉमन पैरासाइट। यहाँ पर देखिए इस प्लांट के अराउंड पत्तों के उसके स्टेम के अराउंड वुड किया हुआ है। होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है पूरे खाना को खाता है, यानी होल फूड मटेरियल को वो एनगल्फ करता है, उसी को कहते हैं होलोजोइक। होलो वर्ड मतलब होता है यहाँ पर पूरा। तो ये जो मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है ये मेनली बड़े ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है, ठीक है ना। और क्या देखने के लिए मिलेगा इसमें हम लोगों को कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, जैसे कि इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इजिशन है। तो इंजेशन क्या होता है, जो प्रोसेस है जिससे कि हम लोग खाना खाते हैं, है ना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड, यानी सिर्फ बॉडी के अंदर खाना को लेना। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपने खाना को माउथ से अपने शरीर में डालते हैं। तो हम लोग का सबसे पहले खाना उठाए कहाँ डालते हैं, मुंह में। उसके बाद मुंह में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हम लोगों का। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसका मतलब हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं वो बड़ा बड़ा है, उसको छोटे पार्टिकल्स में बदलना है। उसके बाद होता है नेक्स्ट की एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो फूड मटेरियल हम क्या किए हैं, अब खाए हैं, डाइजेस्ट किए हैं, उससे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स निकल रहा है। उस न्यूट्रिएंट्स को हमारा बॉडी जो है एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो फूड मटेरियल जो होगा ब्लड के द्वारा यूटिलाइज हो जाता है बॉडी के वेरियस पर्पसेस के लिए, एनर्जी देने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड कैरिड बाय द ब्लड इज कैरिड बाय द बॉडी। और लास्ट में जो हम लोगों का अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, जिसे हम लोग नहीं पचा पाते हैं, वो गिवन आउट ऑफ द बॉडी हो जाता है, उसको हम लोग इजेशन कहते हैं। एंड इजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये डिपेंड करते हुआ कि कैसा टाइप ऑफ फूड होलोजोइक एनिमल खाता है, इसमें क्लासिफाई किया गया है एनिमल्स को, होलोजोइक एनिमल्स को हार्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में और ओमनिवोर्स में। तो हार्बीवोर्स क्या होता है, जो कि प्लांट्स को खाता है, कार्निवोर्स जो कि फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाता है, और ओमनिवोर्स दोनों प्लांट एनिमल खाता है। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स ही सिर्फ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये नहीं कि पूरा फूड को खाने वाला, बाकी दूसरे भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, दूसरे भी अदर टाइप्स ऑफ फीडर्स हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कुछ उसका एग्जाम्पल यहाँ हम लोग को इस फिगर में दिखाया गया है, 19.6 में इस फिगर में हम लोग को दिखाया गया है ना। ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं, सम आर शोन हियर। तो कॉमन क्या है इन लोगों का, कॉमन ये है कि ये लोग इंजेस्ट करता है फूड को अपने सराउंडिंग से और फिर डाइजेस्ट कर देता है। एमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल में रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, मैरीन हैबिटेट्स में रहता है। इसका स्ट्रेंज वे ऑफ फीडिंग है। कैसे? क्योंकि इसका पूरा बॉडी जो है वो क्या है, एक ही सेल से बना हुआ होता है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ये जो शेप है कोई शेप नहीं, इर्रेगुलर शेप होता है अमीबा का, ठीक है। और इसके पास जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं, उसको सूडोपोडिया कहते हैं। जब खाना को देखेगा, ये मान लीजिए ये खाना यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला मान लीजिए खाना रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे अपने बॉडी को ऐसे बढ़ाता है, ऐसे बढ़ाएगा, इस तरह से ऐसे बढ़ाएगा। ये जो बॉडी है इसका ऐसे ही ऐसे ऐसे करके ऐसे बढ़ाएगा, और ये खाना को ऐसे करके ऐसे चारों तरफ से घेर लेगा, फिर अंदर टाल लेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन। तो अमीबा का पूरा बॉडी एक ही सेल से बना हुआ, तो वो एक ही सेल से क्या करेगा, खाएगा भी और उसी सेल में डाइजेस्ट भी करेगा। तो सिंगुलर ऑफ सूडोपोडिया होगा सूडोपोडियम। और ये जो खाना खाया अमीबा, तो इसको पहले पता कैसे चलता है खाना है, तो एक तरह से सेंस
ये इसको महक लग जाता है, सेंस कर लेता है कि इसके सराउंडिंग में खाना है। जब इसको सेंस हो जाता है, महक लग जाता है, तो ये अपने सूडोपोडिया को बढ़ा करके खाना को अंदर ले लेता है इस तरह से, और उसको हम लोग फूड वैक्यूल कहते हैं। फिर जब फूड अंदर चला गया, फूड वैक्यूल से सराउंडेड हो गया, तो उसके बाद ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको डाइजेस्ट कर देता है, और इस तरह से अमीबा अपने खाना को खाता है और पचाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट जो है वो कार्निवोरस है। कैसे? क्योंकि प्लांट का तो काम है क्या करना, अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपना फूड को भी सिंथेसिस कर रहा है फोटोसिंथेसिस की मदद से, और ये दूसरे इंसेक्ट्स को, कीड़ा मकोड़ा को भी खा रहा है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, कार्निवोरस इन नेचर कहा गया है। तो ये क्या करता है, मोस्टली इंसेक्ट को ट्रैप करता है अपने पत्तों में, अपने मॉडिफाइड पत्तों में। मॉडिफाइड पत्ता क्यों कहा गया, क्योंकि इसका पत्ता बदला हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिए, इसका पत्ता बदल करके पिचर की तरह, घड़े की तरह बन गया है, इसको पिचर प्लांट कहते हैं हम लोग। उसी तरह से एक सनड्यू प्लांट है। सनड्यू प्लांट क्या करता है, उसके बॉडी में हेयर है, वो स्टिकी हेयर कहिए कि आप ऐसा कर सकते हैं कि हेयर है, और वो स्टिकी, वो हेयर जो है क्या करता है, स्टिकी लिक्विड सिक्रीट करता है, और वो लिक्विड जो होता है, ड्रॉपलेट जो होता है, चमकीला होता है, सन के लाइट में बहुत चमकता है। जब कीड़ा उसको देखता है तो वो अट्रैक्टेड हो जाता है उस चमकीले ड्रॉप्स से, और आकर के उसके हेयर पे, बाल पे बैठ जाता है, और जैसे वो उसमें बैठता है बस चिपक जाता है। चिपकता है तो सनड्यू उसको क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है, चॉक कर लेता है, और डाइजेस्ट कर लेता है। पीछे प्लांट ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसका पत्ता जो है घड़े की तरह शेप में होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, देखिए घड़े की शेप का है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, पीछे प्लांट नाम ही दे दिया गया। इस पर एक ढक्कन है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये ढक्कन है, ये इस तरह से ऐसे रहेगा। जब खाना जाएगा अंदर उसका घड़ा में, बस ऐसे जाकर ढक्कन बंद हो जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, वो जो भी कीड़ा जो अंदर गया उसमें वो नीचे ससड़ जाता है धीरे से, और फिर अंदर में, इस घड़े के अंदर में, घड़े लाइक फिगर जो इसका पत्ता जो मॉडिफाइड हो गया, उसमें वो क्या करता है, एंजाइम निकालता है, वही एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर देता है। तो ये कार्निवोरस प्लांट जो है इंसेक्ट को जो ट्रैप कर रहा है, जो खा रहा है, उससे ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को ले रहा है और उसको यूज़ करता है प्रोटीन बनाने में। और इसका पत्ता चूँकि ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या करता है, अपना कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करता है। आप लोग पढ़िएगा अपर क्लास में जाकर के स्टार्च के बारे में, उसका फॉर्मेशन होता है ना, तो वो क्या है, आपका ग्लूकोज का रूप है, और वो एक्चुअली वो रूप है ग्लूकोज का। अब वो जा करके क्या होता है, ग्लूकोज का रूप में बनता है। जो पढ़िए 6CO2 + 6H2O मिलकर क्या होता है, C6H12O6 + 6O2, यही है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। तो 6C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को स्टोर करता है स्टार्च के रूप में बॉडी में। अब ग्लूकोज और स्टार्च दोनों क्या है, दोनों टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। इसीलिए मैंने बोला कि वो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च या ग्लूकोज जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयर करता है एक्चुअली वो ग्लूकोज के रूप में, स्टोर करता है स्टार्च के रूप में। लेकिन दोनों ग्लूकोज और स्टार्च जो है क्या है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है सिम्बायोन्ट्स। तो सिम्बायोन्ट्स किसको कहते हैं, सिम्बायोन्ट्स उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि एक साथ रहता है अपना म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, यानी दो ऑर्गेनिजम्स अपने बेनिफिट के लिए एक साथ रह रहा है। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं, इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। तो लीचन एक एग्जाम्पल हो गया। कैसे, क्योंकि इसमें फंगस और एल्गी दोनों एक साथ रहता है। ये एग्जाम देखिए, ये क्या है, फंगस और एल्गी एक दूसरे को कोऑपरेट करता है। फंगस कुछ दे रहा है एल्गी को, एल्गी रिटर्न में उसको कुछ दे रहा है। तो फंगस क्या दे रहा है, फंगस प्रोवाइड करता है मिनरल और वाटर एल्गी को, और एल्गी जानते हैं आप ग्रीन कलर का होता है, वो क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, और वो क्या कर रहा है, रिटर्न में फंगस को फूड दे रहा है। तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। क्या कर रहा है, फंगस मिनरल और वाटर नहीं देगा तो एल्गी प्रिपेयर नहीं कर पाएगा फूड, और एल्गी फूड दे रहा है तो फंगस भी जिंदा है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के सहायता से जीवित है। इसीलिए इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं।
कुछ बैक्टीरिया जो कि रूट्स ऑफ द प्लांट्स में रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स के जड़ में, पी प्लांट, ग्राम प्लांट के जड़ में रहता है। तो बैक्टीरिया प्रोवाइड द प्लांट विद नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट नीड टू मेक प्रोटीन्स। बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, क्योंकि प्लांट्स इनकेपेबल होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ करने में। तो क्या कर रहा बैक्टीरिया, नाइट्रोजन वाले एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दे रहा है नाइट्रेट और नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। अब वो प्लांट को दे दे रहा, प्लांट उसको यूज़ कर ले रहा अपने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और प्लांट बदले में बैक्टीरिया को क्या दे रहा, रहने का जगह दे रहा है ना, और उसको क्या दे रहा है, उसको जीवित रहने में हेल्प कर रहा है। दिस एसोसिएशन बिटवीन प्लांट एंड बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल फर्टिलिटी। और इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग सिम्बायोसिस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाउ डज द फूड वी गेट डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब। हम लोगों का खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है। लेट अस फॉलो द पार्ट टेकन बाय द फूड एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम चिकन। क्योंकि हम लोग का एलिमेंट्री कनाल जो स्टार्ट होता है वो माउथ से लेकर के एनस तक, जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं और जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से निकालते हैं, उसको एनस कहते हैं। तो इनके बीच में देखिए क्या होता है, हम लोगों का फूड पाइप होता है, उसके बाद हम लोगों का स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है। तो ये पूरा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। फूड जो हम लोग खाते हैं वो मुंह में जाता है, मुंह में रखाता है। जैसे मुंह में रखाता है वो थोड़ी देर के लिए रहता है, दांत उसको चबाता है, छोटे छोटे में बदलता है, और थूक जो होता है जिसको हम लोग सलीवा कहते हैं, माउथ में सिक्रीटेड आउट होता है सलिवरी ग्लैंड के द्वारा, और वही क्या करता है, हमारे फूड को गोल बना करके, रोल करके, भिंजा बना करके बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर जाने में मदद करता है थ्रू द फूड पाइप। और ये जो आपका दूसरा ऑर्गन्स जैसे लीवर है, पेंक्रिया है, ये सब भी क्या है, एसोसिएटेड ऑर्गन्स है हमारे इसका, किसका, एलिमेंट्री कनाल का, फूड और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एसोसिएटेड ऑर्गन्स है। हमारे एलिमेंट्री कनाल के साथ मिल करके ये एसोसिएटेड ऑर्गन्स हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो सबसे पहले हम लोग माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ में हम लोगों का खाना ज़्यादा देर नहीं रहता है, थोड़ी देर ही रहता है, और हमारा दांत उसको चबा करके छोटे छोटे में बदल देता है। इस प्रोसेस है जिससे हम लोग च्यू करते हैं, चबाते हैं, उसको मैस्टिकेशन कहते हैं। एक एडल्ट के दांत 32 गो होते हैं और बच्चों का 20 गो होता है, जिसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। और ये बच्चे जब बड़े होते रहते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो लगभग 7 इयर्स की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इनका दांत टूटना स्टार्ट हो जाता है, और मिल्क टीथ रिप्लेस होकर के परमानेंट टीथ में निकलने लगता है, यानी दांत का, दूध का दांत टूटने लगता है और हम लोगों का परमानेंट टीथ निकलने लगता है। देखिए यहाँ 4 तरह का टीथ होता है, इंसीजर्स, कनाइन, प्रीमोलर्स, सबमोलर्स। इंसीजर जो होता है 2 गो इस तरफ होगा, 2 गो इस तरफ, तो टोटल 4 होता है नीचे, फिर ऊपर 4 होता है, 8 हो गया। कैनाइन जो होता है 1 इधर होता है, 1 इस तरफ होता है हम लोगों को, तो 2 हुआ, 2 नीचे 2 ऊपर, 4 हो गया, तो 8 4 12 हो गया। फिर प्रीमोलर हम लोगों का 2 इधर होता है, 2 इधर, तो 2 2 4 हो गया, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 हो गया। कितना हो गया ये, 4 दूना 8 और 4 12, 12 और 8 20। और यहाँ देखिए मोलर 3 होता है, 3 इधर, 6 फिर ऊपर होता है, तो 12, तो 20 और 12 32, तो टोटल 32 टीथ होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में यहाँ पे हम लोगों को समझाया है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ जो टीथ है, इस टीथ का एक पर्टिकुलर अपीयरेंस है, उसका पर्टिकुलर फंक्शन है। हम लोग का सामने वाला टीथ जिससे हम लोग काटते हैं, जैसे आप रोटी लेके काटिएगा या केला काटिएगा या एप्पल काटते हैं, सामने दांत से काटते हैं ना, तो वो इंसीजर्स कहलाता है। वो कटिंग में हेल्प करता है, फ्लैट होता है, ब्लेड की तरह होता है, आगे में चौड़ा। ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर के बगल में, ये 2 4 को इंसीजर के बगल में, या नोकीनेदार जो होगा, ऐसा नोकीनेदार ये वाला, इसको कनाइन कहते हैं। ये कनाइन जो होगा एक इधर होगा,
एक इधर होगा एक इधर होगा, तो 2 हुआ नीचे 2 ऊपर, तो 4 होता है। ये पॉइंटेड होता है और हम लोगों को टीयर करने में फूड को हेल्प करता है। जैसे आप गन्ना खाते हैं, गन्ना खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रख करके टानते हैं, या जो लोग मीट वगैरह खाते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, वहाँ पर रख के टानते हैं। नेक्स्ट टू ईच कैनाइन आर प्री मोलर्स। इसके बाद हम लोगों का बगल में देखिए 2 गो इधर 2 गो इधर, क्या प्री मोलर्स है ना, प्री मोलर्स। और ये प्री मोलर जो होता है थोड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। ये दोनों क्या था, ये थोड़ा ब्लेड लाइक था, ये पॉइंटेड था, और ये थोड़ा चौड़ा होता है चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, है ना। उसके बाद वो जो नेक्स्ट प्री मोलर्स के बाद होता है मोलर, जिसको हम लोग चौवा कहते हैं। ये भी और बड़ा होता है और ज़्यादा चौड़ा होता है, और ये भी, इसका भी काम है हम लोगों को क्या करना, कि चबाने में मदद करना। तो इस तरह से हम लोगों का सारा दांत जो है खाना को डाइजेस्ट करने में, चबाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ हम लोगों के माउथ में जो है सैलिवा जो सिक्रीटेड आउट होता है हमारे सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा, वो जो है क्या करता है, खाना को भीजा बनाता है और हमारे स्टार्च का डाइजेशन माउथ में भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टंग के बारे में। टंग क्या है, ये डायग्राम देखिए टंग का, ये टंग क्या वो दिखाया गया है। टंग जो हम लोगों का एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे माउथ के फ्लोर में अटैच्ड होता है। ये वाला पार्ट हमारा पीछे का जॉइंट होता है, ये हमारा अटैच्ड होता है इस तरह का, है ना। पीछे पार्ट से हमारा ये वाला आगे का पोर्शन हम लोग उठा बैठा सकते हैं उसको। ये हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ च्यूइंग में, चबाने में मदद करता है, खाना को थूक से मिलाने में, यानी कि सलीवा से मिलाने में मदद करता है, और सॉलो करने में, खाना को पीछे की तरफ ठेलता है और सॉलो करने में मदद करता है। और साथ साथ ये हम लोगों को बोलने में भी मदद करता है, हेल्प करता है बोलने में, स्पीकिंग। बिना टंग के आप बोल नहीं पाइएगा। आप कभी कोशिश कीजिए बिना टंग को हिलाए हुआ बोलने का, नहीं बोल पाइएगा। फिर उसके बाद हमारे टंग में अलग अलग पार्ट्स है जो कि हेल्प करता है हमको अलग अलग ये टेस्ट करने के लिए। जैसे देखिए ये आगे वाला ये पोर्शन जो देख रहा है, ये वाला गोल वाला, ये स्वीट है, ये मीठा हम लोगों को टेस्ट करने में मदद करता है। ये किनारे का दोनों देखिए, यहाँ पे हमारा सॉल्टी रीजन है, सॉल्ट नमकीन टेस्ट करने का रीजन है। ये किनारे देखिए, ये वाला हमारा सोर, यानी कि क्या कहिएगा आप, खट्टा को टेस्ट करने का है। ये वाला पार्ट में हम लोगों का क्या है, बीटर, तीता टेस्ट करने का है। तो हमारे अलग अलग टंग के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टेस्ट का रीजन्स है। जो हम लोग खाना खाएं, जो च्यू किए, द फूड मटेरियल विद द सलीवा के साथ मिक्स होता है, जो कि सलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। और सलिवरी ग्लैंड जो है सिक्रीट किया सलीवा व्हेन द फूड एंटर्स इनटू द माउथ। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे हम लोग मुंह में रखते हैं खाना, उसके बाद उसको चबाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे माउथ के नीचे पार्ट में जो सलिवरी ग्लैंड है, या डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया है सलिवरी ग्लैंड 2 जगह होता है, एक यहाँ पर होता है, एक इस जगह में होता है सलिवरी ग्लैंड, और दूसरा यहाँ पर होता है। देखिए 2 जगह पे सलिवरी ग्लैंड होता है। तो सलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सलीवा सिक्रीट आउट करना स्टार्ट कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि आवर माउथ वाटर्स एट द थॉट और द स्मेल ऑफ द फूड, है ना। तो वो क्या है, कभी कभी अच्छा खाना का हम लोग को टेस्ट आता है, महक आता है हम लोग को। अच्छा खाना का कभी हम लोग टेस्ट लेते हैं ना, जब महक लगता है ना, हम लोगों को टेस्ट नहीं लेते, महक ही लगता है हम लोगों को, तो क्या आता है, हम लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। तो वो मुंह में पानी एक्चुअली क्या आ रहा है, वो मुंह में पानी नहीं आकर हम कह सकते हैं कि सलीवा सिक्रीटेड आउट हो जा रहा है। एक एंजाइम जिसको हम लोग एमिलेस कहते हैं, वो हमारे सलीवा में प्रेजेंट होता है, और वो जो है एक्ट करता है स्टार्च पे, और उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये मैं ऊपर में यहाँ को पढ़ा रहा था तो बताया था कि स्टार्च जो है सबसे पहले माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो रोटी खाएं, राइस खा रहा है, ब्रेड खा रहा है, ये सब क्या हो रहा है, डाइजेस्टेड हो जा रहा है और कन्वर्ट हो जा रहा है शुगर में। इसीलिए जब रोटी, ब्रेड, राइस ये सब हम लोग खाते हैं तो चबाना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग को मीठापन लगने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फेरिंग्स एंड ओसोफोगस के बारे में। द टंग रोल करता है फूड को इनटू बॉल एंड पुशेस इनटू द शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द फेरिंग्स। ये मैं पहले ही बताया हूँ कि जब हम लोग खाना को चबाते हैं तो वो टंग क्या करता है, उसको रोल करता है, गोल गोल बनाने की कोशिश करता है और पीछे की तरफ ठेलता है हमारे फूड पाइप, जो फूड पाइप जिसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। एक विंड पाइप होता है, उसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं।
तो जो खाना हम लोग खा रहे हैं, जो हमारा टंग उसको पीछे की तरफ ठेलता है, तो वो फूड हमारे फेरिंग्स से होते हुआ, है ना, फेरिंग्स इस से होते हुआ क्या होता है, ये वाला रीजन को हम लोग फेरिंग्स वाला रीजन कहते हैं। इस वाले रीजन में वो क्या करता है, पीछे चला जाता है, हमारे फूड पाइप में जाता है। फ्रॉम द फेरिंग द फूड गोज इनटू द लॉन्ग ट्यूब लाइक कॉल्ड द ओसोफेगस। इस ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप कहते हैं। द फेरिंग्स नॉट ओनली कनेक्ट टू द माउथ टू द बट ऑल्सो कनेक्ट नजाल कैविटी टू द विंड पाइप। ये जो फेरिंग्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ हमारे फूड पाइप से कनेक्ट नहीं कर रहा माउथ को, बट ये वाला पार्ट हमारे नजाल कैविटी को भी विंड पाइप से कनेक्ट कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग का खाना जो है इसमें विंड पाइप में क्यों नहीं चल जाता है, ये ओसोफेगस में ही क्यों जाता है, फूड पाइप में क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कैप ढक्कन की तरह वो है मस्कुलर, जिसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। ये वाला एपिग्लोटिस देखिए, ये जो है ये एपोग्लोटिस क्या करता है, वो उस जितनी बार हम खाना खाएंगे, मुंह से खाना जब इधर आता रहेगा तो ये एपिग्लोटिस जो है ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे आकर के ये जो है ऐसे बंद हो जाता है, इस वाले पे बंद कर देता है। यहाँ देखिए डायग्राम में देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया कि कैसे ये बंद होता है ना। तो ये हर बार हम लोग खाना खाते हैं, हर बार एपिग्लोटिस जो है क्या करता है, इसको बंद कर देता है और हम लोगों के फूड को विंड पाइप में जाने से रोक देता है। लेकिन कभी कभी हम लोग जब हड़बड़ में खाते रहते हैं तो उस समय में क्या होता है कि ये गलती से हम लोगों का कोई फूड वाला पार्ट इसमें चला जाता है। तो ये एपिग्लोटिस जो है क्या करता है, फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। When it forgets to time its movement, food or water enters the windpipe and choke and cough। तो मैं बता रहा था क्या कि कैसे इधर हो जाता है। कभी कभी हम लोग जब हड़बड़ी में खाते रहते हैं तो क्या होता है, गलती हो जाता है हमारा एपिग्लोटिस से भी, वो कभी कभी बंद होना, उतना जल्दी में जब हम लोग खा रहे हैं तो वो जल्दी से बंद नहीं हो पाता है। और जब बंद नहीं हो पाता है तो व्हेन इट फॉरगेट्स टू टाइम मूवमेंट फूड और वाटर एंटर्स द विंड पाइप, वही हमारे विंड पाइप में चल जाता है। हम लोग को खांसी होने लगता है, हम लोग सड़क जाते हैं, और जब गैस इधर से मान लीजिए जो रिटर्न आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमें सांस छोड़ रहा है, तो वही उसको क्या करता है, फूड को हमारा ठेल देता है। तो या तो वो माउथ से आके निकल लगता है, हम लोग सड़कते हैं तो, या फिर हम लोग के इधर से नाक, इस तरह से हम लोग के नाक से इधर होकर के बाहर निकलता है। ठीक है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द ओसोफेगस बाय अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब जो हमारा फूड ये आ गया, इसमें जो आ गया हमारा फूड इस वाले में फूड पाइप में ओसोफेगस में, तो ओसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही ये फूड, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड आगे ही रहेगा, या एक्सपेंशन हुआ, ठीक है ना, या कहिए रिलैक्सेशन हुआ, फिर यहाँ पे आया फूड, यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा फूड को आगे। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हमारा फूड जो होता है फूड पाइप के थ्रू अंदर चला जाता है। कहाँ पहुँचता है, यहाँ से हमारे स्टोमक में जाता है। तो यही वेव लाइक मूवमेंट जो होता है, जो कि फूड पाइप में, जो कि हमारे फूड पाइप को के खाना को आगे बढ़ने देता है, या ऐसा कह सकते हैं पूरे एलिमेंट्री कनाल में जो हम लोग का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि फूड आगे बढ़ता है, उसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं या पेरिस्टालसिस कहते हैं। फिर हमारे स्टोमक में क्या होता है, फूड ट्रेवल्स डाउन द ओसोफेगस टू द स्टोमक। और स्टोमक हमारा जे शेप्ड का ट्यूब है। ग्लैंड्स इन द वॉल्स ऑफ द स्टोमक क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट आउट करता है। और वो डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रीट आउट कर रहा है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन है, और यही फूड जो होता है चर्न हो जाता है, यानी कि चबाया चला जाता है। चबाया क्या कहिएगा आप, कहिए उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाना। फूड जो होता है धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल गया हमारे स्टोमक में, इन सारे एंजाइम्स की मदद से और हमारे डाइजेस्टिव जूस की मदद से, और क्या करता है, हम लोगों के फूड को आगे की तरफ, फिर जो वहाँ हम लोगों का ये है स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। तो हम अब बात ये उठती है यहाँ पर कि ये हमारे फूड स्टोमक में जो स्मॉल इंटेस्टाइन फूड हम लोगों के स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फूड ट्रेवल्स डाउन द ओसोफेगस टू द स्टोमक विच इज़ ए जे शेप्ड ट्यूब।
तो फूड क्या हुआ, हमारे ओसोफोगस से चला गया स्टोमक में, स्टोमक जे शेप का ट्यूब होता है। ग्लैंड्स जो है, जो कि हमारे स्टोमक के वॉल में है, वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंजाइम पेप्सिन है, और वही फूड को क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल देता है, और हमारा फूड जो है अच्छे से मिल जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम से। ये एसिड जो है जूस में, वो क्या करता है, जो भी हम लोग खाना खाएं, अगर उसमें कोई जर्म्स वगैरह कुछ अंदर चला गया गलती से फूड के साथ, उसको मार देता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करता है। उसके बाद वहाँ से फूड जो है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन उसके जाने से पहले हम लोगों का देखिएगा एक लीवर है और पैंक्रिया है। कहाँ दिया लीवर, लीवर देखिए यहाँ दिया लीवर। लीवर देखिए ये वाला जो आपका ऑर्गन है, ये कनेक्टेड रहता है स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पॉइंट पर। अब पैंक्रिया भी इसमें से कनेक्टेड रहता है, तो ये पैंक्रिया पैंक्रियाटिक जूस देता है, लीवर बाइल जूस देता है। तो बाइल जूस क्या कर रहा है, आपके जो फूड मटेरियल जो स्टोमक से जा रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एसिडिक इन नेचर है, उसके एसिडिक नेचर को ख़त्म करके नॉर्मल बना देता है। अब हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, मान लिया फूड पहुंच गया, द सेमी लिक्विड फूड जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, एलिमेंट्री कनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, 6 मीटर होता है, और ये जो है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है इसी में होता है। हमारा एलिमेंट्री कनाल लगभग 9.1 मीटर इन लेंथ होता है, और इसका हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर हो गया, यानी कि बाकी 3.1 मीटर लगभग हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और हमारा ये स्टोमक और हमारा फूड पाइप, ये सब का लेंथ होता है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स तो ब्रोकन डाउन होगा सिंपलर में, सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में। इस सब के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में। क्लास 10 में हम लोग का चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस में। अभी हम लोग को बहुत शॉर्ट में दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे भी शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये डायग्राम आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 10, 11, 12 तक आप लोगों को ये डायग्राम काम आएगा। नेक्स्ट है हम लोग का मेनी एंजाइम्स एक्ट ऑन द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करता है। कुछ एंजाइम जो प्रोड्यूस हो रहा है वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पे, अदर्स जो होता है वो सिक्रेटेड आउट होता है पैंक्रिया, जो मैं पहले बता रहा पैंक्रिया के द्वारा। तो पैंक्रिया क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस देता है। और लीवर भी है, वो क्या करता है, बाइल जूस देता है। बाइल जो स्टोर्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। या देखिए ये जो गॉल ब्लैडर है वहीं पे स्टोर होता है, लीवर सिक्रेट करके यहाँ स्टोर करता है। अब ये हमारा लीवर है, लीवर में प्रोड्यूस होता है, अब वो स्टोर होता है ये हमारा गॉल ब्लैडर में, और ज़रूरत पड़ने पे वो हमारे फूड जब इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने रहते हैं, उसे जाने से पहले ये वहाँ पे सिक्रेट कर देता है और हमारे फूड के एसिडिक नेचर को ख़त्म करता है। बाइल इज स्टोर्ड इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। Bile and pancreatic juice enters the intestine through the tubes or ducts. Bile helps to break down fats into small droplets. This makes the digestion of the fats easier. देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिया है, उस एसिडिक नेचर को ख़त्म करने वाली की बात को नहीं लिखा है यहाँ पर, आप लोग अपर क्लास उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बाइल जो है हमको साथ साथ क्या करता है, स्मॉल हेल्प करता है ब्रेक करने में बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को सिंपलर फैट मॉलिक्यूल्स में। इसका मतलब डाइजेशन ऑफ फैट जो होता है ईजियर हो जाता है। डाइजेशन जो कि हमारा स्टार्ट हुआ है माउथ में, वो कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग समझिए पूरा डाइजेशन खत्म हो गया, अब कोई डाइजेशन का काम नहीं होगा। अब वहाँ से फूड जो है लिक्विड फूड पास हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है उस ब्लड के द्वारा। ब्लड उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स तक पहुँचाएगा। जिस प्रोसेस से हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। और जो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वॉल में, इनर वॉल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम लोग विलाई कहते हैं। सिंगुलर विलस होता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक फोल्ड्स, और ये फिंगर लाइक फोल्ड्स के कारण अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन सीधा रहता है, पाइप की तरह रहता है, जैसे पानी का पाइप है, तो एब्जॉर्प्शन कम होता है। लेकिन है क्या, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो निकल गया वो उसके एरिया को बढ़ा दिया, इस तरह से एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। द विला देखिए यहाँ दिया फंक्शन, द विला इंक्रीज द सर्फेस अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन।
Had the lining of the insert membrane been smooth, there would have been less surface area available. जो मैं बताया वही बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको दिया है, ये देखिए यही ऐसे जो इस तरह से ऐसे उठा हुआ है ये है, इसी को हम लोग फिंगर ऐसे देखिए फिंगर की तरह हो गया कि नहीं, इसलिए इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहा गया है। Villi as seen on the microscope, the surface area of the small intestine is about 5 times that of the whole body. पूरे बॉडी के होल सरफेस एरिया का 5 गुना जो है सरफेस एरिया सिर्फ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है। सोच लीजिए कितना हेल्प करता है हमारे एब्जॉर्प्शन में। अब वहाँ से फूड हमारा चला गया कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन। इन लार्ज इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल दैट रिमेन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। सम पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आया। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। सम ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम होगा, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट होगा फेसेस जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर फेंका चला जाता है। उसको हम लोग जब स्टूल हम लोग फील करते हैं टॉयलेट लाइक, तो हम लोग टॉयलेट जाते हैं, फिर हम लोगों का एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। अब हम लोग आते हैं डाइजेशन इन हर्बीवोर्स। हार्बीवोर्स जो है खाना खाता है क्या, प्लांट्स को। कटिंग करना है, च्यूइंग करना है, डाइजेशन करना है ना, और इन सब के लिए एक स्पेशल तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। इसको स्पेशल तरह का दांत भी चाहिए। इसी कारण से हार्बीवोर्स जो है डिफर करता है कार्निवोर्स और ऑर्निवोर्स का, उसके टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ में और शेप में। देखिए आप, ये हार्बीवोर्स का डायग्राम दिखाया गया है। इसका दांत कैसा होगा, ज़्यादा चौड़ा होगा, कटिंग वाला, काटने वाला। और कार्निवोर्स का देखिए ज़्यादातर पॉइंटेड होता है, क्योंकि ये लोग मीट वगैरह खाता है ना, और क्या करता है वो टीयरिंग का काम करता है, ठीक है ना। तो only the sharp edged incisors meant for cutting vegetable matter are in front. The canines are absent and there is a big gap between the incisors and the premolars. तो क्या बोला हम लोगों को, मोस्ट ऑफ द टीथ जो होता है साइड ऑफ द जॉज पे होता है, चिक्स पे होता है इसका, और वहाँ पे अच्छा गैप है ना, गैप है। कहाँ पे गैप है, इंसीजर्स और प्रीमोलर्स के बीच में। अगर आप देखते हैं इस डायग्राम 9.16 में, आप आसानी से समझ सकते हैं हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स के दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए यहाँ पे इंसीजर्स यहाँ पर है, यहाँ पे गैप है ना, क्या दांत है यहाँ पे, नहीं है, गैप है। इसके बाद यहाँ पे क्या, प्रीमोलर और मिलर है, मोलर है, इसको क्या है, कनाइंस नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए आप जाकर के कार्निवोर्स में, आगे में इंसीजर्स है, फिर कैनाइंस है, फिर प्रीमोलर्स है, फिर मोलर्स है, ठीक है ना। हार्बीवोर्स ऑल्सो हैव स्पेशल स्टोमक टू डाइजेस्ट द सेलुलोज विच वी कैन नॉट, जो कि हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसको ये हार्बीवोर्स डाइजेस्ट कर देता है। द स्टोमक ऑफ हार्बीवोर्स लाइक कॉज इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट। कहा गया है कि जो भी हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उसका स्टोमक में 4 पार्ट होता है, 4 चैम्बर होता है। यहाँ डायग्राम में देखिए आप लोग, डायग्राम में दिखाया गया हम लोगों को चैम्बर्स के बारे में, देख लीजिए। सबसे पहला चैम्बर जो है ये वाला है, फिर दूसरा चैम्बर हम लोगों का ये है, ये वाला यहाँ देखिए तीर का, तीसरा चैम्बर ये है, और लास्ट में चौथा चैम्बर ये है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे ये लोग का फूड का ये होता है। द स्टोमक ऑफ हार्बीवोर्स लाइक कॉज इट टू 4 कंपार्टमेंट। हाँ, आप देखे होंगे अक्सर कि वो लोग खा लेता है जल्दी जल्दी, और जब बैठा रहता है तो फिर अपने फूड को वापस ला करके चबाता है माउथ में। गाय हो, भैंस हो, गोट हो, बकरी है ना, ये सबको आप अक्सर देखे होंगे, अगर आपके घर में हो या आप रोड किनारे भी कभी लोग को देखे हैं तो देखे होंगे कि लोग जब खाने के समय हवा में खा लेता है तो वो लोग हाफ च्यू करता है और उसको ले आके स्टमक में रख देता है, फिर बाद में जब फुर्सत में रहता है लोग बैठ करके उसको ला करके वापस चबाता है और फिर तब वापस फिर पेट में डालता है। हाफ च्यूड ग्रास ट्रेवल फ्रॉम द माउथ टू द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। माउथ से क्या करेगा, डायरेक्ट लोग का आधा चबाया हुआ कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट चैम्बर में चला जाता है।
where it is acted upon by the bacteria and other microorganisms. The half digested grass then enters into a second muscular chamber from where it is sent back to the mouth. फिर वहाँ से हमारा फूड कहाँ चला जाता है, इस सेकंड चैम्बर में जाता है। सेकंड चैम्बर में इसमें रहने आने के बाद फिर वहाँ से वो वापस आता है माउथ में और फिर वो उसको चबाता है। चूँकि सेलुलोज को डाइजेशन में अच्छा समय लग जाता है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचर इसको ऐसा मैकेनिज्म दिया है, 4 चैम्बर्स दिया है ताकि इसको अपने सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में आराम हो। क्या बताया गया है कि द हाफ डाइजेस्टेड ग्रास देन एंटर्स सेकंड चैम्बर फ्रॉम वेयर इट इज सेंट बैक टू द माउथ। दिस इज व्हाट ए कॉ च्यूज व्हेन इट सीम्स टू बी मंचिंग समथिंग थॉटफुल्ली, है ना। वही कह रहा है कि जब लोग फुर्सत में बैठा रहता तो देखेंगे कुछ खा भी नहीं रहा लेकिन चबा रहा, लगता पान खा रहा है। वी से द एनिमल इज च्यूइंग कर्ड और द रूमिनेटिंग। ग्रास ईटर्स विच च्यू हाफ डाइजेस्टेड फूड और रूमिनेट आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ये तो डेफिनेशन बताया ना, स्पेशल टर्म दिया गया, स्पेशल नाम दिया गया उन लोगों के लिए कि जो एनिमल्स घास वगैरह खाते हैं या फिर अपने खाना को वापस ला करके चबाते हैं उसको हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं, और स्ट्यूइंग जो कर रहा चबा जो रहा है उसको हम लोग रूमिनेटिंग कहते हैं। और वही फिर से चबाया हुआ खाना को वो लोग क्या करता है, वापस अंदर ले जाता है। दिस टाइम इट पासेस द फर्स्ट 2 चैम्बर एंड एंटर्स द थर्ड चैम्बर, है ना। तो पहला दूसरा में नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट चल जाएगा फिर वहाँ से थर्ड में। हियर इट इज़ ब्रोकन डाउन, 1 2 होते हुए जाता है लेकिन थर्ड हो जाता है। हियर इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस, फाइनली इट एंटर्स द फोर्थ चैम्बर, जहाँ के एंजाइम्स काम करता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है और डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें किस तरह से कि रूमिनेंट्स के बॉडी में, इसके स्टोमक में 4 चैम्बर वाला, या आप ऐसा कर सकते हैं रूमिनेंट्स के बॉडी में 4 चैम्बर स्टोमक है, या आप कहिए कि रूमिनेंट्स के स्टोमक का में 4 चैम्बर्स होता है। तो ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया।